मुहूर्त निकला जा रहा है सुगंधा जी। सिया कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? उसे लेकर आइए। विवाह का मुहूर्त बिता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। उसी वक्त खूबसूरत से लहंगे में सजी सीढ़ियों से उतरती हुई सिया सभी को दिखाई देती है। लीजिए जी, आ गई सिया। काफ़ी अच्छी दिख रही है। पतले होने का फ़ायदा तो है। क्या सही फिटिंग आई है लहंगे के ब्लाउज की। और ये क्या, गरिमा की बोली निकली और सिया सीढ़ियों से सर कर गिरती हुई नीचे आ गई। उसे उठाने के लिए सभी भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। बेटा ठीक तो है ना तू? अरे गिर कैसे गई? तू तो 6-6 इंच की चप्पल पहनकर चल देती है, ये तो 2 इंच का भी चप्पल नहीं है। पैर फिसल गया था क्या बेटा? क्या पता मम्मी, अचानक ही पैर फिसल गया। सिया उठ ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र उसके फटे हुए लहंगे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और फुसफुसाती हुई अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरा लहंगा नीचे से फट गया है। हे राम, अब क्या होगा? ये सारा शापा मेरे साथ ही होना था क्या? हे भगवान, लगता है बहू की सैंडल की हिल उसके लहंगे में फंस गई होगी। आजकल ना ये डिज़ाइनर इतने महंगे लहंगे बना देते हैं पर कपड़े में जान नहीं रहती। मेरी शादी का लहंगा तो आज तक वैसे का वैसा ही है, पर अब ये लहंगा पहनकर बहू शादी में तो बैठ नहीं सकती। सुगंधा जी आप जाइए, इसे कोई और साड़ी पहना कर ले आइए। कितना मन था मुझे इस डिज़ाइनर लहंगे को पहनने का। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी मम्मी। ये सपना भी पूरा ना हो पाया। बेचारी सिया का अपने मनपसंद लहंगे को पहनने का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। वो साड़ी पहनकर मंडप में विक्रम के साथ बैठ जाती है। मंत्र शुरू कीजिए पंडित जी, बहू आ गई है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और फौरन ही सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा दुल्हन खाने के टेबल पर बैठते हैं। सुनिए जी, टेबल अरेंज करवाइए। दामाद जी सुबह के भूखे हैं, सिया ने भी कुछ नहीं खाया। अब दोनों खाना तो खा लें। सारा खाना खत्म हो चुका है मम्मी। रात के 3 बजे फेरे होंगे तो कहाँ से मिलेगा खाना? मुझे पास्ता खाने का कितना मन था। मेहमानों की मेहमान नवाजी में मैं तो कुछ खा भी नहीं पाई, और अब जब काउंटर पर खाने के लिए गई तो पता चला खाना खत्म हो गया है। ये कहकर गरिमा वहीं बैठ जाती है और उसके सामने ही फौरन टेबल्स अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और सिया और विक्रम खाने का मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही गरिमा बोल पड़ती है, चलिए भाभी, आपके चलते मुझे खाने तो मिल गया, वरना मुझे तो लगा था अपने भाई की शादी में मैं ही खा नहीं पाऊंगी। जैसे ही गरिमा ये कहती है, सिया के खाने में बाल निकल आता है। ओह गॉड, नूडल्स में तो बाल है, मैं इसे नहीं खा सकती। अरे भैया देखिए तो कैसी सर्विस है आपकी, नूडल्स में बाल निकल आया, चेंज कीजिए इसे। नहीं, मेरा मन खराब हो गया, मुझसे और खाया नहीं जाएगा। इसके बाद सिया की विदाई हो जाती है। विदाई के वक्त सुगंधा अपनी बेटी से कहती है, ज़रा ध्यान रखना बेटा, मुझे ना तेरी ननद की बोली ज़रा ठीक नहीं लग रही। 2 बार उसने तुझ पर कुछ बोला और दोनों बार अमंगल हो गया। जैसे ही उसने तेरे लहंगे की तारीफ़ की तो सीढ़ियों से गिर गई, फिर उसने खाने पर बोला तो तेरे खाने में बाल निकल आया। अरे कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है मम्मी, तुम भी ना विदाई में रोने के समय ये सब बता रही हो मुझे। और इन 2 घटनाओं के बाद सिया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो जाता है। सिया पीछे की बातों को भूलकर बड़ी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई बनाने के लिए रसोई में जाती है और सारा खाना तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। टेबल पर रखी खीर देखते ही गरिमा कहती है, बाप रे भाभी, इतनी सारी खीर। हाँ दी, सगुन के नाम पर जो मीठा बनता है वो तो ज़्यादा ही बनना चाहिए ना। मैं बाकी सारे डिशेस भी टेबल पर लगाती हूँ। सिया जैसे ही किचन में जाकर खाने की बाकी चीज़ों को बाहर लाती है तो वो देखती है कि खीर बिल्ली खा रही है। भाग भाग, खीर को तो बिल्ली ने झूठा कर दिया, हे भगवान। तभी वहाँ बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। अरे बहू, अभी तो यहाँ खीर का पतीला था, कहाँ गया? बाहर रख दिया मैंने मम्मी जी, बिल्ली के खाने के लिए। वो खीर ना बिल्ली ने झूठा कर दिया। हमारे घर पर तो बिल्ली आती नहीं, आज ये बिल्लियाँ कैसे आ गई? इसके बाद सिया को अपनी माँ की बात याद आती है कि गरिमा की बोली से बचकर रहना। मम्मी शायद सही कह रही थी। अगले दिन सिया गरिमा की बातों पर गौर करने लगती है। अगले दिन जब सभी बाहर जाने को तैयार बैठे होते हैं, सिया भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। साड़ी अच्छी है भाभी। हे भगवान,
अरे बहू, गरिमा तो तेरी तारीफ कर रही है, तूने ऐसा क्यों कहा? बेचारी सिया कुछ नहीं कहती और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और दरवाजे की कुंडी में ही उसकी साड़ी फंस जाती है। अरे अभी गरिमा ने तेरी साड़ी की तारीफ की और अभी ये हो गया। मैं भी देख रहा हूँ गरिमा, 5 दिन पहले तूने कहा कि भैया आपके पास तो बहुत टाइम बच जाता है, इतने टाइम में तो आप कुछ और भी कर सकते हो। बस उसी दिन से बॉस मुझे अब 5 बजे की बजाय 10 बजे छोड़ने लगा है। हद हो गई है यार। अब समझी माँ जी आप कि मैंने अपनी तारीफ सुनकर हे भगवान क्यों कहा था। अपने लहंगे में सीढ़ियों से गिर चुकी हूँ मैं। कितनी मेहनत से अपने गृह प्रवेश पर खीर बनाई थी और दी ने बोल क्या दिया, सारी की सारी खीर बिल्ली खा गई। अब आप ही बताइए, दी की बोली से ऐसे सब हो जाता है तो मैं भी क्या करूँ। तुम सब भी कैसे सोच रखते हो? मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा। पर अब तो सभी के सभी सावधान हो चुके थे। न जाने कब गरिमा क्या कह दे और कब क्या हो जाए। दी, आज ना बुआ जी आने वाली है। आप तो जानती है ना उनका स्वभाव कैसा है। एक काम में भी गलती हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। इस बार ना उनके साथ करण भी आने वाला है। विक्रम जी सोच रहे कि करण के साथ एक नया काम शुरू करें, तो आप ना बस अपनी ज़बान पर ज़रा ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं आपने कुछ बोल दिया तो बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए, रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा और बिजनेस भी। हाँ भाई, जैसे मैं भगवान हूँ ना, मेरे बोलने से सब खराब हो ही जाएगा। अरे नहीं बोलती, जाओ। शाम को अपना सामान लेकर सिया की बुआ सास वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें देखती ही लेखा उनकी खातिरदारी में लग जाती है। जा बहू, अपनी बुआ सास के लिए चाय तो लेकर आ। सिया हाथ में चाय का ट्रे लेकर डरती हुई आ ही रही थी कि फट से गरिमा बोल पड़ती है। चाय पीकर दिल खुश ना हो जाए तो कहिएगा बुआ जी, भाभी की चाय पर तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। तब तो तू मेरे भाभी की हाथ की स्पेशल चाय का स्वाद जानती ही नहीं। अब तो मैं सिया के हाथ से नहीं, भाभी के हाथों की ही चाय पीऊँगी। ज़रा जाकर एक कप चाय तो बनाइए। अपनी ननद की सुनकर लेखा चाय बनाने जाती है, पर जैसे ही वो चाय गैस पर चढ़ाती है दूध ही फट जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार लेखा कितनी भी कोशिश कर ले पर वो चाय बना ही नहीं पाती। अब तो दी ने भी कुछ नहीं कहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? खैर चाय तो देनी है, मेरी बनी हुई चाय ही अपनी कहकर बुआ जी को पिला दीजिएगा, उन्हें क्या पता चलेगा। लेखा चाय लेकर बाहर जाती है और अपनी ननद को पिलाती है। आपके हाथ की चाय मान गए भाभी। दूध का भी तो कमाल है बुआ जी। फिर तो तेरा दूध वाला भी सही है, बिन पानी के दूध लाता होगा। दूध देकर ही मैं समझ गई। तभी लेखा के मोबाइल की घंटी बजती है। ये दूध वाला अभी क्यों फ़ोन कर रहा है? भाभी जी, हम शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, आप नया दूध वाला ढूंढ लीजिए। अब हम आपके घर दूध नहीं पहुँचा सकते। क्या दीदी, क्या आपने अभी बोला दूध को लेकर और अभी ही मेरा दूध वाला शहर छोड़कर चला गया? तो आपको क्या ही दिक्कत आएगी भाभी, शरीर स्वस्थ है, आप किसी तबेले में जाकर दूध ले आइएगा। क्या हुआ माँ जी? ऐसा लगा मेरे पैरों का नस खींचा गया बहू। हैं? ये सुनते ही सिया सर पकड़ लेती है। मतलब दी बुआ जी पर ही गई है माँ जी। अब दोनों सास बहू अपनी ननदों को घूरती हुई कहती हैं, चुप हो जा ननद, चुप हो जा ननद। ननद अगर गंवार हो तो क्या होता है? अरे माता पिता तो बेटी की शादी सही जगह करते हैं, लेकिन ये तो उसकी किस्मत है कि उसे कैसा ससुराल मिलता है। सारा दिन बहू किचन में लगी रहती है, लेकिन मिलता क्या है? वही सड़ी सी दाल, सड़ा सा चावल और 2-4 सलाद के टुकड़े। भगवान से डर भाग्यमती, किसी के भाग्य में यह भी नहीं होता। बहू के सर सारा काम डाल दिया है। अरे किचन करने का तो उसे वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, सारा दिन पता नहीं क्या भैंस और बकरी के पास बैठी होती है। तभी वहाँ रंजू का पति आ जाता है। अरे रंजू, जल्दी से मेरे कपड़े दे दे, मैं चला काम पर। बहू कपड़े देकर अभी किचन में जा ही रही होती है कि पड़ोसन आ जाती है और सास के पास बैठ जाती है। अरे क्या देखी जा रही है, जा जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। ये जिंदगी थी हमारी रंजू की। शहर की लड़की की शादी पैसे की कमी के कारण गांव में हो जाती है। रंजू का मायका शहर में था और संपन्न भी था। उसके मायके में भतीजा कहता है, पापा
ये बुआ क्यों आ जाती है हर रविवार? कितना बोलती है। अरे कुछ करो ना, बुआ का आना बंद करवाओ ना। हाँ सच्ची, एक नंबर की गवार सी है, हर शनिवार आ जाती है। सभी बोल रहे थे लेकिन भाई चुप था। फिर शनिवार रंजू घर आ जाती है। देर क्यों कर दी? एक सड़क का रास्ता है तेरे गांव और मेरे शहर के घर का, लेकिन तू वक्त पर नहीं आ सकती क्या? अरे भैया क्या बोलूं, रितु पानी ला, बुआ आ गई तेरी। अरे भाभी कहाँ हो? अरे अंदर तो आ जा। नहीं भैया, मैं अंदर नहीं आऊंगी। ये धीमी धीमी धूप कितनी प्यारी लग रही है। आओ ना, यहीं बैठते हैं। तभी भतीजी हाथ में पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। बुआ पानी। ला बैठ, देख तेरे लिए खेत की ताजी मटर लेकर आई हूँ, ले खा ले। और बताओ भैया, क्या रहा कचहरी में इस हफ्ते? अरे बहन क्या बताऊं, इस हफ्ते तो समय ही नहीं मिल पाया कुछ करने का। तू बता, सास ठीक तो है ना तेरी? शनिवार को ही तो वक्त मिलता है तुझे। हाँ भैया ठीक है। वो क्या है ना, कुल देवी जाती है मेरी सास, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। हाँ हाँ पता है, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि तू आ जाती है यहाँ पर। रज्जू भाई से बात करते करते कुर्सी के ऊपर पैर रख लेती है। दीदी खाना लगा देना। अरे बैठो ना, क्या खाना लगाना। भाभी पता है क्या, वो मेरे गांव की सीमा है ना। बोलते बोलते वो अपनी बात कहना शुरू कर देती है। भाभी जरा सरसों का तेल देना कटोरी में, पैर में मल ले जरा, सूख रहा है। तभी वहां भतीजा आ जाता है। क्या बुआ, सरसों का तेल कौन लगाता है? ये लो मॉइस्चराइजर क्रीम। अरे कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अरे अंग्रेजी मीडियम में हमने अपने लड़के को भी डाला है। सारा दिन पढ़ता रहता है, ना कोई बात करता है ना कोई बात सुनता है। वह सारा दिन किताब में पढ़ा रहता है। ये तो अच्छी बात है ना, वरना इसे तो किताब पकड़वाना मतलब टेढ़ी खीर है। भतीजी को बुरा लगता है कि कैसे पापा बुआ के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ तो मुंह क्यों बना रहा है, सही तो बोल रहे हैं तेरे पापा। वो मनोज तेरी बुआ का बेटा गांव में रहकर भी तुझसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तभी बुआ बोल पड़ती है। भाभी दौड़ में मेडल लेकर आया था, वो भूल गए क्या? और मनोज का तो बैठे बैठे पेट निकला जा रहा है। मेरी तो चलती नहीं, वरना मैं तो सुबह ही उसे उठाकर दौड़ा दूं। कहा चलो मामा के पास, तो कहने लगा न जाने कौन सी परीक्षा है वो पूरी करनी है, उसी की तैयारी जरूरी है। अरे भाभी अभी से चश्मा लग गया है, और एक तो ये इंटरनेट वाला न जाने का लिखता पड़ता रहता है सारा दिन। चलो कोई किसी से परेशान तो कोई किसी से, कोई बात नहीं। चलकर खाना खा लेते हैं अब। खाना लगता है, सारा घर चम्मच से खाना खा रहा होता है, लेकिन हमारी बुआ तो खाना हाथ से खाती है। बुआ कैसे खाना खा रही है ना? हाँ, उसे खाना हाथ से खाना अच्छा लगता है, लेकिन ससुराल में वैसे नहीं खा पाती। उन लोगों को चम्मच से ही खाना पसंद है। यहाँ आती है तो सारे शौक पूरे करती है। तभी वहाँ भाभी के घर वाले आ जाते हैं। अरे दीदी वो मेरा भाई आया है बम्बई से, मेरी भाभी भी वहीं की है। मैं जरा उन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ, आप किचन देख लेना। अरे नहीं नहीं, वो ससुराल में भी काम करती है, यहाँ भी करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बाहर से रेडीमेड नाश्ता मंगवा देता हूँ। अरे ना ना भैया, क्या हो गया? बाजार का खाना तो बाजार का ही होता है ना, मैं बना देती हूँ। सबके आने के बाद बहन किचन में चली जाती है। भतीजी भी बुआ के लिए किचन में चली जाती है। कितनी अच्छी महक है, क्या बन रहा है? वो मेरी ननद आई हुई है। मैंने कहा कि बाजार से नाश्ता मंगा देती हूँ, लेकिन मना करने लगी कि नहीं नहीं मैं बनाऊंगी। भाभी भी किचन में चली जाती है और नमस्ते, कितनी सुंदर है आप। शहर के कपड़े कितने अलग होते हैं ना। और आपके हाथ का खाना, महक भी इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा, कैसे बनाया? गांव से आई ननद अब भाभी की शहरी भाभी को खाना बनाना सिखाती है। वो उससे ढेर सारी बात कर रही होती है कि हम लोगों के घर ना गाय भी है, भैंस भी है। तो क्या दीदी, आप गाय भैंस का गोबर भी? और नहीं तो क्या, गांव में तो सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तभी वहाँ भाभी आ जाती है। दीदी प्लीज ऐसी बातें ना करें, यहाँ गोबर ऊबर की बात नहीं करनी है। गांव नहीं है आपका, शहर है। और ये क्या सिलबट्टा, मिक्सी रखी तो थी। भाभी के सामने बेइज्जती होती देख ननद बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से निकल जाती है। पीछे से भतीजी कहती है, पापा बुआ रोते हुए गई है। अरे क्यों, क्या हो गया? वो तो अंदर रसोई में थी ना।
तभी वहाँ बीवी आ जाती है। अरे तुम्हारी गंवार बहन ने तो मेरे भाई भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी थी, मेरी इमेज पूरी खराब कर रही थी। अब मैं खाना लगा रही हूँ। सभी ननद के हाथ का खाना खाने लगते हैं। अरे वाह दीदी, तुम्हारी ननद के हाथ में तो जादू है, जादू। महक कितनी अच्छी थी, उससे भी अच्छा तो स्वाद है इसका। हाँ, आती रहती है हर शनिवार, लेकिन बनाया तो आज मैंने है। तेरे जीजाजी तो बहन से काम ही नहीं करवाते ना। अब बारी भाई की थी। अपनी बहन का पक्ष रखते कहता है, हाँ मेरी बहन हर शनिवार आ जाती है और मैं उससे काम नहीं करवाता। वो हमारे घर में इकलौती और प्यारी बच्ची थी, लेकिन पापा ने शादी ऐसी फैमिली में कर दी जहाँ उसकी बात कोई ना सुनता है ना उसके फैसले का आदर करता है। यहाँ आती है तो वो मन की सारी बातें कहती हैं, जैसी मर्जी वैसे रह लेती है, क्योंकि ये उसका मायका है। मेरी बहन जैसी है वो खुश रहे, ये मैं समझता हूँ, और इसी में मुझे खुशी मिलती है। राधा, जैसा नाम वैसा व्यवहार। शादी के पहले से ही राधा का मन पूजा पाठ में लगता। सीमा, जो कि राधा की भाभी थी, वो एक दिन कहती है, अरे राधा, क्या सारा दिन राम के नाम का जाप करती है? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती रहती है। आज के समय में कौन इतना धार्मिक होता है, वो भी इस उम्र में? भाभी, पूजा पाठ किसी भी उम्र में किया जा सकता है। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। तभी वहां सास आ जाती है। बहू, राधा का मन बचपन से ही पूजा पाठ में ही लगता है। पता नहीं कितने श्लोक और पूजा करने की विधि आती है इसे। बहू को सास की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन कहती भी क्या। कमरे में आकर पति से कहती है, ये क्या है? तुम्हारी बहन से तो कभी कभी मुझे डर ही लगता है। कभी पूरे घर में अगरबत्ती जला देती है, तो कभी जोर जोर से मंत्र का जाप। अरे कल तो मुन्ना भी डर गया था कि ये बुआ को हो क्या गया है। अरे कैसी बात कर रही हो? मुन्ना तो बुआ के साथ खूब खुश दिखता है। वो आरती गाती है तो अपना मुन्ना घंटी बजाता है। बहुत ही भक्तिमय माहौल होता है। राधे के कारण घर को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है हमेशा। हाँ। बहू को इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है कि कैसे वो ननद को सबके सामने झूठा साबित करेगी। एक दिन, भाभी ये लो प्रसाद खा लो। माता सीता का आज जन्मदिन है। ये प्रसाद ग्रहण करने वाले के मन से जलन, कुठन और ईर्ष्या का नाश हो जाता है। वो तो प्रसाद के लिए ना नहीं करती हूँ मैं, वरना मेरे अंदर ये सब है ही नहीं। प्रसाद खाते ही बहू को एक आइडिया आता है। हाय रे, मर गई। अरे राधा क्या खिलाकर चली गई प्रसाद के नाम पर। पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। राधा घबरा जाती है। भाभी, मैंने तो शुद्ध देशी घी में माँ का प्रसाद बनाया था। इससे आपके पेट में दर्द कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? राधा भाभी से माफी मांगती है, जिसके बाद जाकर भाभी तमाशा बंद करती है। लेकिन ये सब कुछ माँ देख रही होती है। एक दिन, अरे कमला बहन, तू तो मेरी बेटी राधा को जानती है ना? कोई अच्छा लड़का है तो बताना उसके लिए। हाँ हाँ बहन, राधा जैसी नेक लड़की के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती है। और क्यों चिंता कर रही हो? बताती हूँ ना मैं एक लड़का। इसका ना श्याम नाम है। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोगों के घर आए। श्याम के माता पिता राधा को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, राधा, तुम घर के सारे काम के साथ भक्ति के लिए भी समय निकाल लेती हो, ये अच्छी बात है। लेकिन भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत होती है, जानती हो ना तुम? शक्ति? कैसी शक्ति? हाँ, समय पर उठना, घर साफ करना, नहाना, भगवान का भोग और फिर घर वालों का काम, इसे मेहनत कहते हैं, शक्ति नहीं, समझे? क्या बात है राधा, तुम तो इतने ग्रंथों का ज्ञान रखती हो, फिर भक्ति के लिए शक्ति वाली बात नहीं जानती? देखिए जी, समझाना है तो खुलकर समझाइए। ये छुपी छुपाई बात मैं नहीं समझ पाती हूँ। देखो, ईश्वर की पूजा करोगी तो ईश्वर परीक्षा भी लेगा, जिसमें तुमको अपनी भक्ति पर भरोसा दिखाना होगा। ये तुम्हारे साथ होगा जरूर। इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात की समझ मुझे नहीं है। चलिए, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। फिर क्या, वो वक्त भी जल्द ही आ जाता है। एक दिन,
राधा के मायके से भाभी का फोन आता है। राधा, तुम्हारी शादी हो गई लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। कैसी बात कर रही है भाभी? क्या बोल रही हैं? सोच कर तो बोलिए। अरे मैं सोच कर बोलूं और तुम वो करो जो तुम्हारा मन करे, क्यों? भाभी, जो बोलना है खुलकर बोलिए ना। यूं पहली वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती है। पहले तो तुम घर आओ, फिर बताती हूँ। राधा को समझ में नहीं आता कि बात क्या है। वो अपने पति को फोन कर कर कहती है, श्याम, भाभी का फोन आया था, न जाने क्यों बहुत भड़की हुई थी। मैं घर जा रही हूँ, आप शाम को मुझे वहीं से ले लीजिएगा। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन राधा कोई भी बात हो तुम्हें संयम रखना है और स्ट्रांग रहना है, समझी? जी समझ गई। राधा घर जाती है जहाँ भाई, भाभी, माँ और एक तांत्रिक सा पंडित खड़ा होता है। यही है वो औरत जिसने आपके बच्चे को मारने की कोशिश की है। वो तो भला है मेरा जो मैंने सब कुछ संभाल लिया। क्या माँ, ये मुन्ने को क्या हुआ? ये इतना उदास सा क्यों है? बुआ, बुआ। चुप, बिल्कुल चुप। ये बुआ नहीं है, ये तुझे मारना चाहती थी। नहीं, मेरी प्यारी बुआ है। राधा, तू ऐसे निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। अरे पूजा पाठ वाले मामले को तू काले जादू तक ले गई। ऐसा क्यों किया राधा? क्या किया मैंने? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? खुलकर बताइए। बेटा, ये पंडित बोल रहा है कि तूने मुन्ने पर काला जादू किया है। तू उसे मारना चाहती है जिससे तुझे भी जल्दी बेटा हो जाए। बेटा, ये तेरा भाई जो बचपन से तेरे साथ पला बड़ा है, वो भी इसकी बात पर विश्वास करता है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं क्यों करूंगी? ये मेरा मायका है और काला जादू जो करता है उस पर उसका उल्टा असर होता है। ये बात तू नहीं जानती क्या माँ? वैसे भी माँ, तेरे बाद मेरे लिए मुन्ना ही तो है जो सब कुछ है। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा ना कि इसने कैसे मुन्ने को मारने की कोशिश की। राधा, आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, और अगर माँ तुमसे कोई भी रिश्ता रखती है तो हमें माँ की भी जरूरत नहीं है। वो लोग राधा को भला बुरा बोल ही रहे होते हैं कि सामने से श्याम आ जाता है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि राधा ने अपने ही भतीजे को मारने की कोशिश की है? मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये सारे काले दाग मुन्ने के शरीर में ये अचानक से कैसे आ गए? जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जानलेवा दाग है जो कि इसकी बुआ ने इसके शरीर में डाले हैं। श्याम ध्यान से मुन्ने के दाग को देखता है, फिर राधा की ओर देखता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी जी? मैं अपने मुन्ने से बहुत प्यार करती हूँ। अरे राधा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। भाभी, क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? हाँ हाँ, मेरे हाथ में क्या है, देखिए। भाभी, मुन्ने के ये काले दाग कोयले के हैं और आपके हाथ में भी कोयले का निशान है, तो मतलब साफ है कि ये निशान आपने बनाया है। फिर श्याम पंडित को देखता है और कहता है, मैं पुलिस वाला हूँ, करूँ क्या 2-4 दिन अंदर? पंडित पुलिस वाले के नाम से डर जाता है। और नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने इन मैडम के बोलने पर ये सारा खेल खेला था। बुआ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ ले चलना। राधा, मैंने आज ही तुमसे कहा था ना कि भक्ति के लिए शक्ति का होना ज़रूरी है। यही वो शक्ति है जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। जब मैं रहूं या ना रहूं, अपने जो हमेशा अपने से दिखते हैं ना, वो कई बार अपने होते ही नहीं। उस वक्त ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें मजबूत करता है। अब समझी? जी हाँ। राधा, मुझे माफ कर दे। राधा कुछ नहीं कहती, वो पति के साथ चली जाती है, ये समझकर कि ऊपर वाले की आराधना आसान है, लेकिन उसकी परीक्षा में संयम रखना बहुत ही मुश्किल। क्या समझे आप?